दोस्तों, दक्षिण भारत को छोड़कर देश के तकरीबन सारे हिस्सों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है। भाजपा शासित राज्य इस देश के ज्यादातर राज्यों को कहा जाने लगा है, लेकिन जिन दो राज्यों से 82 लोकसभा सीटें आती है, उन दो राज्यों में पिछले 2-2.5 महीनों के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता भी आ चुकी है, सिस्टम भी आ चुका है और सत्ता और सिस्टम दोनों आने के बावजूद असली परेशानी उस राज्य में जो राजनीतिक तौर पर खड़ी हो रही है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। बहुत बड़ा अंदर खाने खेल इन दोनों राज्यों में चल रहा है और इन दोनों राज्यों में सत्ता हासिल करने के बावजूद न तो भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत है और न ही विपक्ष निश्चिंत है। उन दोनों राज्यों में सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि असली विपक्ष कौन है। और जब इन दोनों राज्यों में सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि असली विपक्ष कौन है, उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को जो सुखद परिस्थिति में होना चाहिए था, वो स्थितियां भी नहीं बन रही है, क्योंकि उन दोनों राज्यों के सामाजिक समीकरण और उसके ढांचे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फिट नहीं हो पा रही, उसकी सियासत फिट नहीं हो पा रही, नागपुर से चलाया जाने वाला नैरेटिव फिट नहीं हो पा रहा और गुजरात लॉबी का एजेंडा फिट नहीं हो पा रहा। नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह की राजनीति रणनीति वो दोनों फिट नहीं हो पा रहे, क्योंकि मिजाज एकदम अलग है। मैं बात कर रहा हूं दो राज्यों की, बंगाल जहां 42 लोकसभा सीटें हैं और बिहार जहां 40 लोकसभा सीटें हैं। और इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मौजूदा दौर में यानी मोदी एरा के 12 सालों में देखें तो इन 82 लोकसभा सीटों में से अलायंस पार्टनर की सहयोगियों की सीटें छांट कर यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 82 में से 24 सीटें मिली थी, 2 बंगाल में और 22 बिहार में। लेकिन 2019 में पुलवामा और बालाकोट के बाद यह आंकड़ा पहुंचकर 35 तक पहुंच गया। बिहार में 5 का घाटा हुआ, 17 पर आई, तो बंगाल में 2 से बढ़कर 18 पर पहुंच गई। लेकिन 2024 आते आते एक बार पुनः मुस्को भव वाली स्थिति होती हुई दिखाई दी और भारतीय जनता पार्टी 12-12 सीटों के साथ कुल 24 सीटें इन दो राज्यों से हासिल कर पाई। लेकिन ये सारी सीटें उन्हें तब मिली थी जब भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री इन राज्यों में नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जैसे उत्तर प्रदेश में 2014 में 80 लोकसभा सीटों में से 71 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी, अब बीजेपी इन दो राज्यों में 82 में से भी कम से कम 70 का आंकड़ा पार करे। लेकिन क्या इन दोनों राज्यों की डेमोग्राफी उत्तर प्रदेश की तरह है? जी नहीं। क्या इन दोनों राज्यों का मिजाज उत्तर प्रदेश की तरह है? जी नहीं। असल समस्या यहां यह है कि इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की तरह से ऑपरेशन लोटस या गुवाहाटी मॉडल का खेल नहीं खेल रही, दूसरे मॉडल से खेल खेल रही है। क्या है इसका असली कारण? एक एक कर चलते हैं। पहले बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में पहले वाम मोर्चे का यानी सीपीएम का 34 सालों तक अनवरत शासन चलता रहा और उसके बाद 15 सालों तक कांग्रेस से निकल कर आई ममता बनर्जी और उनके तृणमूल कांग्रेस का शासन चलता रहा। चेहरा बदल गया, लेकिन जो शासन के दरमियान जिस तरह की परेशानी और जिस तरह की समस्याएं और जिस तरह की सत्ता के साथ जुड़ी हुई एक स्वाभाविक राजनीतिक बीमारी जो किसी भी दल में होती है, जो सीपीएम के शासनकाल में बंगाल में उभर कर आई, वही बीमारी टीएमसी के शासनकाल में भी उभर कर सामने आई और जनता ने इस बीमारी से निजात के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के अंदर जिस बीमारी का परिचय टीएमसी ने 5-6 साल में जाकर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभालने के दिन से देना शुरू कर दिया और जिस तरह से वहां पर सांसदों के साथ गुंडागर्दी और खराब व्यवहार का सार्वजनिक प्रदर्शन होना शुरू हुआ, वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तो छोड़िए, जिस बांग्ला भद्रलोक ने बड़ी उम्मीद के साथ टीएमसी के विकल्प के तौर पर चुना था, बीजेपी को चुना था, शुभेंदु अधिकारी के शासनकाल में वो नजर नहीं आया। अब एसआईआर का सवाल और बंगाल के वोटर के बीच ममता बनर्जी के 15 साल के शासनकाल को देखने के बाद इन दोनों ही परिस्थितियों में कुछ शासन, कुछ प्रशासन, कुछ एसआईआर और कुछ ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा, इन सब का मिला जुला स्वरूप जो एक जनादेश के तौर पर सामने आया, वो जनादेश क्या 5 साल तक बरकरार रह पाएगा? ममता बनर्जी ने तो 15 साल खींच लिया, सीपीएम ने 34 साल खींच लिया, लेकिन जो हालात है 2 महीने के अंदर लोग वहां उबने लगे। लेकिन इस उबने के दौर में कुछ और भी चल रहा है। क्या चल रहा है? वो चल ये रहा है कि पश्चिम बंगाल में
टीएमसी को तोड़ा क्यों नहीं गया, और जब तोड़ा गया तो बीजेपी अपने साथ लेकर के क्यों नहीं आई। दरअसल टीएमसी और राष्ट्रीय जनता दल, इन दोनों के सिंबल का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, अपने लिए नहीं, नैरेटिव बनाने के लिए। टीएमसी के साथ भारतीय जनता पार्टी को एजेंडा चलाने में आसानी है कि पश्चिम बंगाल के अंदर अगर भाजपा हारेगी तो टीएमसी वापस आ जाएगी, लिहाजा टीएमसी का सिंबल छीनने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। ज्यादातर विधायकों को तोड़ लिया गया, ज्यादातर सांसदों को तोड़ लिया गया, लेकिन जिस तरह से शरद पवार की पार्टी का सिंबल छीना गया और बागी गुट को दिया गया, जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना का सिंबल छीना गया और बागी गुट को दिया गया, वो काम बंगाल में नहीं किया गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी या शरद पवार की पार्टी को जनता के एक बड़े सेक्शन के बीच तथाकथित तौर पर विलेन बना देने की राजनीति उनके राज्यों में नहीं हो सकती। पश्चिम बंगाल में यह बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से टीएमसी को 40% वोट मिल गए। जनता टीएमसी के शासनकाल से खुश नहीं थी, लेकिन बंगाल की आबादी में 32-33% के करीब अल्पसंख्यक मतदाता है जो बीजेपी को वोट नहीं दे सकते। तो 30% वोट तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वैसे भी टीएमसी के पास थे, और 10% वोट उसने दूसरी तरह से जुटा लिए। एसआईआर और दूसरी चीजें नहीं होती तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की जगह एक बार फिर साधारण बहुमत के साथ ही सही, यानी 160-65 सीटों के साथ ही सही, वहां पर टीएमसी होती। लेकिन वो ममता बनर्जी के शासनकाल से खुश होकर नहीं, वो एक नेगेटिव वोट के तहत ममता बनर्जी सत्ता में आती। लेकिन उस नेगेटिव वोट को अलोकतांत्रिक कहा जाए या जो कहा जाए, निश्चित तौर पर जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटे गए, निश्चित तौर पर जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट कर लोकतंत्र के महापर्व में उन्हें शामिल होने से रोका गया, लोकतंत्र के लिए उससे ज्यादा बड़ा काला अध्याय नहीं हो सकता। लेकिन उस काले अध्याय की चर्चा हम बहुत कर चुके। आज चर्चा ये कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो सियासत हुई, उस सियासत में टीएमसी का सिंबल बरकरार रखने की स्थिति इसलिए आ रही है बीजेपी के सामने क्योंकि टीएमसी का डर दिखाकर ही वोट देना है। सीपीएम के डर से लोग उबर चुके हैं। कारण क्या है कि सीपीएम के समय में भी वही बीमारी आई थी जो टीएमसी के समय में आई, लेकिन सीपीएम ने भूमि सुधार के साथ राज्य के अंदर एक किंवदंती जैसी बन चुकी व्यवस्था को जो अपने पक्ष में हमेशा हमेशा के लिए याद रखे जाने वाले काम के तौर पर भुनाया। अब उसका शासन जाने के 15 साल बाद भी उसकी लीडरशिप के पास ये कहने के लिए है कि हमने राज्य के लिए कुछ किया था। टीएमसी को वोट देने वाला तबका जो अल्पसंख्यक तबका है पश्चिम बंगाल का मोटे तौर पर, और कुछ उनकी सोशल वेलफेयर स्कीम यानी जो पैसे बांटने वाली स्कीम है, चुनाव के पहले खाते में पैसे भेजने वाली, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली, उसके सहारे जो जुड़ा हुआ वोट था, उस वोट के बीच अब कंफ्यूजन की स्थिति यह है कि ममता बनर्जी की बजाय वो दूसरा विकल्प देखने पर सोच रहे हैं। लेकिन कंफ्यूजन यह है कि वो सीपीएम को विकल्प माने, टीएमसी को ही विकल्प मानते रहे, या कांग्रेस पार्टी को विकल्प माने। कहीं ना कहीं उन्हें एक विकल्प ढूंढना है, और उस एक विकल्प में सीपीएम या कांग्रेस खड़ी ना हो जाए, इसके लिए सांसद और विधायक तोड़ने के बावजूद टीएमसी को जिंदा रखना यह भारतीय जनता पार्टी की सियासी मजबूरी है, और वही काम वहां पर बीजेपी कर रही है। लेकिन वही काम जब बीजेपी कर रही है तो जनता क्या सोच रही है? स्वाभाविक है कि जनता वो नहीं सोच रही जो सत्ता चाहती है। वो खेल उत्तर प्रदेश में हो सकता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लंबे समय तक अनवरत रूप से हो सकता है, पश्चिम बंगाल में नहीं हो सकता। बंगाल की भूमि क्रांति की भूमि रही है, बंगाल की भूमि राजनीतिक प्रयोगों की भूमि रही है, और उसी प्रयोगों का तात्कालिक लाभ फिलहाल इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन यह सिलसिला उसके पक्ष में अनवरत रूप से कायम रह पाएगा, यह सवाल बड़ा है। जनता वहां विकल्प की तलाश में है कि किसके साथ जाए। अब चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार में लंबे समय से तकरीबन 36 सालों से मंडल पॉलिटिक्स चलती रही। वीपी सिंह के मंडल प्रयोग का जितना राजनीतिक दोहन लालू यादव और नीतीश कुमार को करना था, सबने अपने अपने हिसाब से किया। और उसके बाद जब सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ आई है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी कैडर से आने वाले नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा समेत कई पार्टियों में घूम कर आने वाले, यहां तक कि मौजूदा मुख्यमंत्री के पिता शकुनी चौधरी कांग्रेस में भी रहे, तो कई पार्टियों के साथ अपना पुराना संबंध रखने वाले नेता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया,
उप मुख्यमंत्री भी बनाया, विधान परिषद में विपक्ष का नेता भी बनाया और अंत में मुख्यमंत्री भी बनाया। लेकिन जिस तरह से भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद सवाल खड़े हुए, जिस तरह से बिहार के अंदर की परिस्थितियां बन रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर अपने आप को कंफ्यूज पा रहा है और इस कंफ्यूजन को और ज्यादा बढ़ाने का काम बहुजन महापंचायत जैसी कोशिश करने वाले सम्राट चौधरी के हितैषी होने का दावा करने वाले लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच एक बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ बीजेपी का वोटर ही कंफ्यूज है? जी नहीं, सबसे बड़ा सवाल राष्ट्रीय जनता दल के वोटर के सामने खड़ा हो गया है, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के सामने। असल सवाल यह है कि हु इज द रियल अपोजिशन इन बिहार। बिहार में अभी मौजूदा दौर में वास्तविक विपक्ष कौन है, ये सवाल अल्पसंख्यक वर्ग के बीच है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल से वो नाउम्मीद हो चुका है। ये बात करीब करीब तय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल से वर्ग नाउम्मीद हो चुका है। ठीक यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर यानी जनरल कैटेगरी के वोटर में बन रही है। और उधर नीतीश कुमार के सत्ता से जाने के बाद कमोबेश यही स्थिति उनके कोर पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंट का एक अहम हिस्सा रहा महादलित तबके के बीच है। यानी कंफ्यूजन के बीच की स्थिति जो बनती हुई दिखाई दे रही है वो जेडीयू के वोटर में भी है, खासकर महादलित में, कि उनका खैरख्वाह कौन है। नीतीश कुमार के स्वजातीय कुर्मी समुदाय में तो है ही, भारतीय जनता पार्टी का सो कॉल्ड सवर्ण तबका, उसमें भी यही स्थिति है, और अल्पसंख्यकों में भी, मुसलमानों में भी यही स्थिति है। तो इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि जब राजद का कोर कंस्टिट्यूएंट, राजद का मुख्य वोट बैंक वो कंफ्यूज है, वो विकल्प की तलाश में है कि जाए तो कहां जाए। भारतीय जनता पार्टी के का कोर वोट बैंक बिहार में विकल्प की तलाश में दिख रहा है, सवर्ण वोट बैंक, और नीतीश कुमार का कोर कंस्टिट्यूएंट यानी कि महादलित वोटर भी विकल्प की तलाश में दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या बिहार में भी नए राजनीतिक प्रयोग की गुंजाइश है? बिल्कुल गुंजाइश है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि जो काम नीतीश कुमार ने 20 सालों तक किया है वही काम अब भारतीय जनता पार्टी बिना नीतीश कुमार के करना चाहती है। नीतीश कुमार ने 20 सालों तक किया क्या राजनीतिक तौर पर? बिहार का जितना विकास किया, जितना विकास नहीं किया, वो अपनी जगह है। लेकिन राजनीतिक तौर पर वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए, चुनावी राजनीति को साधने के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया? राष्ट्रीय जनता दल का डर दिखाकर कैसे राजद विरोधी वोटों को लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल के उस कथित जंगल राज को भुनाया जाए, जिस कथित जंगल राज के नाम पर नैरेटिव सेट किया जाता है। यह काम नीतीश कुमार ने 70% मौकों पर 20 सालों के दरमियान किया। बचे हुए 30% मौकों पर नीतीश कुमार ने क्या किया? जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर वो चुनाव लड़े या अलग होकर सरकार बनाए, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोट बैंक की ताकत को के साथ राजद विरोधी जो वोट है उनके बड़े तबके को अपना नेतृत्व सामने रखकर ये एश्योरेंस दिया, ये भरोसा दिया कि राजद सिर्फ यहाँ स्टेपनी है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सत्ता हम बनाएंगे। और राजद के कोर वोट बैंक के ऊपर अपने वोट बैंक के बड़े हिस्से को जोड़कर बिहार में एक बड़ा बहुमत हासिल किया, जैसे 2015 में किया। इन दोनों प्रयोगों से साफ साफ जाहिर होता है कि बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव का पॉलिटिकल सह अस्तित्व था, को एग्जिस्टेंस था, दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे थे। ऐसा ही यूपी में अखिलेश यादव और मायावती के बारे में कहा जाता था, सपा बसपा के बारे में। लेकिन अखिलेश यादव ने पिछले लोकसभा चुनाव में साबित किया कि बिना बहुजन समाज पार्टी के मजबूती से बने रहे भी भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकते हैं। बिहार में पिछले कई चुनाव से दिख रहा है कि तेजस्वी यादव की पार्टी या तो नीतीश कुमार उसे फ्रंट पर लाकर 2015 में खड़ा कर दिए 80 सीटों के साथ, या चिराग मॉडल का फायदा उठाकर वो 2020 में आ गई 75 सीटों के साथ। इसके बिना चाहे 2010 का चुनाव हुआ, 2005 का दूसरा चुनाव हुआ, 2025 का चुनाव हुआ, या लोकसभा के जो तमाम चुनाव हुए, 4-4-0-4 के स्कोर के साथ राष्ट्रीय जनता दल 2009, 14, 19 और 24 में दिखाई दिया। तो इससे लगातार जो राजद की पराजय हो रही है उससे अल्पसंख्यक मतदाता पहले भी निराश था, लेकिन पहले उसकी निराशा का बहुत ज्यादा मतलब इसलिए नहीं था क्योंकि नीतीश कुमार के प्रति उसके मन में कोई नफरत नहीं थी, और सत्ता चाहे भले ही बीजेपी के सहयोग से थी, सत्ता के शीर्ष पर नीतीश कुमार बैठे हुए थे,
इस वजह से उसके लिए वो चुनावी मुद्दा नहीं था कि लालू यादव की पार्टी जीतती है या हारती है। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ चुकी है तो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मुद्दा है। बिहार में जो डोमिनेंट ओबीसी की त्रिवेणी संघ की राजनीति थी, यादव कुर्मी कुशवाहा, वो साइकिल अब मुख्यमंत्री के रूप में पूरी हो चुकी है। पहले यादव लीडरशिप, फिर कुर्मी लीडरशिप और सम्राट चौधरी के रूप में कुशवाहा लीडरशिप। जब इन तीनों को बारी बारी से सत्ता मिल गई, मोटे तौर पर कहें तो तीनों बिरादरी ने तीन राजनीतिक खूंटा को पकड़ लिया, तीन अलग पिलर पर चले गए। यादव आरजेडी के साथ, कुर्मी समाज नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ, चाहे वो जिस हालत में रहे, और कुशवाहा समाज अब जो कई जगह बिखरा हुआ था, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन ओबीसी की राजनीति बिखरने के बीच में सवर्ण, महादलित और मुसलमान के बीच जो एक सेंस ऑफ पॉलिटिकल एलियनेशन, राजनीतिक अलगाव की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, उस राजनीतिक अलगाव की प्रवृत्ति के बीच क्या बिहार में भी राजद या जनता दल यूनाइटेड से इतर गैर भाजपा विकल्प बनने की गुंजाइश बन रही है? बिल्कुल बन रही है। मैंने कई लोगों से, बिहार के लोगों से फोन पे बात की, कई सारे लोगों से, तरह तरह के समाजशास्त्रियों से भी बात की। बंगाल में जिस तरह से वर्ग की राजनीति है, बिहार में भी अब वर्ग की राजनीति नए सिरे से परिभाषित होते हुए नजर आ रही है। एक बड़े समाजशास्त्री ने मुझे कहा कि बिहार में अब एसडीएम की गुंजाइश बन रही है। मैंने कहा कि एसडीएम तो लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया एक पद होता है, परीक्षाएं होती है, ये एसडीएम क्या है? उन्होंने कहा कि एसडीएम का मतलब है सवर्ण, दलित और मुस्लिम। अब ये राजनीति तेजस्वी यादव कर नहीं सकते, ये राजनीति नीतीश कुमार कर नहीं सकते, वैसे भी नीतीश कुमार की पार्टी के भविष्य पर सवाल है। तो इस राजनीति को करेगा कौन? क्या प्रशांत किशोर करेंगे या राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी करेगी? ये एक बड़ा सवाल बिहार के अंदर बड़ा बना हुआ है, और इसी सवाल से भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा डर रही है कि जब तक ममता बनर्जी है तब तक जनता को डर दिखाना आसान है, जब तक सामने से टीएमसी है तब तक जनता के बड़े हिस्से को टीएमसी का डर दिखाकर वोट लेना आसान है, और जब तक बिहार में राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में है तब तक उसको डरा करके, वोटर को डरा करके वोट लेना आसान है, राजद का डर दिखाकर। लिहाजा इन दोनों पार्टियों का सिंबल शिवसेना और एनसीपी की तरह छीन के बागी गुट को नहीं दिया जा रहा। इन दोनों का सिंबल बरकरार रखने की कोशिशें हो रही है कि हर हाल में लालटेन यहां बना रहे और हर हाल में ममता बनर्जी की टीएमसी उनके पास बनी रहे और वही विपक्ष में दिखती रहे। ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। याद रखिए, बिहार और बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी विकल्प से घबराती है, नए विकल्प से घबराती है, और उस घबराहट के बीच विकल्प ढूंढने का काम या विकल्प देने का काम अब जनता को करना होगा, या ये जिम्मेदारी एक बार फिर राजनीतिक दल ही उठाएंगे? ये बड़ा सवाल है, और इसी चक्र में इन दोनों राज्यों की राजनीति फंसी हुई है। लेकिन रास्ता भी यहीं से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 82 लोकसभा सीटों वाले इन दो राज्यों की राजनीति आगामी लोकसभा चुनाव में, यकीन मानिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो एक ही विकल्प है, आर या पार। बिहार और बंगाल की राजनीति में आर या पार का विकल्प नहीं है। इस परिस्थिति को, इस हालात को भांपने का काम राहुल गांधी करते हैं या कोई क्षेत्रीय ताकत करती है, ये देखा जाना है, क्योंकि कोशिशें दोनों स्तरों पर जारी है। समाज के अंदर चल रहे बदलावों को कौन कितनी मजबूती के साथ महसूस कर पाता है, वो बड़ा सवाल है। बंगाल के संदर्भ में कहें तो भद्रलोक को जो भाजपा से उम्मीदें थी वो बिखरने लगी है, और अल्पसंख्यक टीएमसी में भरोसा खोने लगे हैं। बिहार के संदर्भ में कहें तो ओबीसी वर्ग की राजनीति बिखर चुकी है, तीन कोनों पर जा चुकी है, और बाकी राजनीति उदासीन हो चली है। तो उदासीनता और बिखराव विकल्प के लिए दो जरूरी तत्व होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है, और ये दोनों परिस्थितियां बिहार और बंगाल में विद्यमान हो गई। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।